मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट में सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। ठोसों के चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ लिया था। अर्धचालक के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के परावैद्युत गुण। परावैद्युत गुण, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट? ये जो गुण होता है ये कुचालक पदार्थों का या अचालक पदार्थों का होता है, या इंसुलेटर, कुचालकों को इंसुलेटर कहते हैं, उन पदार्थों का गुण होता है। और हम ये जानते हैं कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आकर्षण बल से स्ट्रांग बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। कुचालक पदार्थों के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते, फ्रीली मोशन नहीं कर पाते। तो लेकिन जब हम किसी कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, प्लस और माइनस बैटरी बना दी और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे ये नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका पॉलराइजेशन हो जाता है, यानी इसमें पॉलरिटी डेवलप हो जाती है। या यूँ कहें कि प्लस एक तरफ आ जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल एक तरफ आ जाते हैं, जिससे इसमें पॉलराइजेशन या ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवणता उत्पन्न होने के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं परावैद्युत गुण, और ऐसे अचालक ठोस कहलाते हैं परावैद्युत ठोस। ठीक है स्टूडेंट, कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से प्लस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक तरफ आ जाते हैं, जिससे इनमें पॉलरिटी डेवलप हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को कहते हैं परावैद्युत गुण, और ऐसे ठोस कहलाते हैं परावैद्युत ठोस, डाइइलेक्ट्रिक सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, ये अब तीन प्रकार के होते हैं परावैद्युत जो ठोस होते हैं। एक होता है दाब विद्युत प्रभाव या दाब विद्युत ठोस, एक होता है ताप विद्युत प्रभाव, और एक होता है फेरो विद्युत प्रभाव। फेरो विद्युत प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक और फेरो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले दाब विद्युत प्रभाव, कि कोई इंसुलेटर है या अचालक है, अचालक को इंसुलेटर कहते हैं स्टूडेंट। तो जब हम उसमें यांत्रिक प्रतिबल लगाते हैं या बाहर से कोई प्रेशर सप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसमें आयन जो है वो विस्थापित हो जाते हैं, आयन मूव करने लग जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को कहते हैं दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, यांत्रिक बल लगाने पर या बाह्य बल लगाने पर आयन जो है वो मूव करने लग जाते हैं अपने स्थान से, और आयन का मतलब वही डाइपोल जो है, जो प्लस एक तरफ है और ये माइनस सारे एक तरफ हो गए, तो डाइपोल बन गए। और डाइपोल ही क्या करने लग जाते हैं? बाहर से प्रेशर लगाने पर डाइपोल मूव करने लग जाते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं दाब विद्युत प्रभाव। दूसरा, इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है ताप विद्युत प्रभाव या पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पायरो में क्या होता है कि हीटिंग ट्रीटमेंट दिया, हमने हीट दी। जब किसी इंसुलेटर को या कुचालक को हमने हीटिंग ट्रीटमेंट दिया, गर्म किया, तो उसके डाइपोल क्या करने लग जाते हैं? विस्थापित होने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं ताप विद्युत प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है फेरो विद्युत प्रभाव। फेरो विद्युत प्रभाव में क्या होता है? वही जो हमने फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पढ़े थे, प्रति लोचुंबकीय पदार्थ पढ़े थे, कि उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से वो मैग्नेटाइज हो गए थे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया था।
स्थायी चुंबकीय गुण, ठीक वैसे ही कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव इनसे जोड़ दिया, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो डाइपोल बन गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने पर ये डाइपोल जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ये पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं। डाइपोल कब बनता है? जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। वही बात है कि फेरो विद्युत प्रभाव में जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें डाइपोल बन गए और डाइपोल गति करने लग गए, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी यही डाइपोल मोमेंट बना रहता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है। यानी कि एक प्रकार का पोलराइजेशन जो डेवलप हुआ, इनमें जो पोलराइजेशन हो रहा है वो स्थायी नहीं है, लेकिन फेरो विद्युत प्रभाव में जो पोलराइजेशन डेवलप हो रहा है वो स्थायी है, यानी परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी ये डाइपोल बने रहेंगे, इनमें तो डाइपोल तब तक रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन फेरो विद्युत में या फेरो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डाइपोल बन गए, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी परमानेंट डाइपोल बना रहा, यानी विद्युत धारा की प्राप्ति होती रही, यानी कि इसका परमानेंट पोलराइजेशन हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम फेरो विद्युत प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, परावैद्युत जो गुण हैं कौन कौन से ठोस दर्शाते हैं, जैसे बैरियम टाइटेनेट है BaTiO3, रोशेल लवण है, रोशेल लवण, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोशेल लवण कहते हैं। उसके बाद लेड जिरकोनेट है, PbZrO3, ये सारे परावैद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होता तो ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इनका पोलराइजेशन हो जाता है, प्लस एक तरफ चला जाता है, सारे माइनस चार्ज पार्टिकल एक तरफ आ जाते हैं, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, प्लस एक तरफ चला गया, दो ध्रुव बन गए, सारे माइनस एक तरफ आ गए, जिसके कारण आयन विस्थापित होंगे, गति करेंगे और विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इस प्रभाव को कहते हैं परावैद्युत गुण या डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिज्यानुपात, सीमांत त्रिज्यानुपात। पहले त्रिज्यानुपात फिर सीमांत त्रिज्यानुपात। क्या होता है त्रिज्यानुपात? रेडियस रेशियो। स्टूडेंट, किसी भी क्रिस्टल जालक संरचना या मात्रक कोष्ठिका में धनायन की जो त्रिज्या होती है R पॉजिटिव और ऋणायन की त्रिज्या होती है R नेगेटिव, इसके अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक संरचना, क्योंकि क्रिस्टल जालक संरचना धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बनी होती है, तो धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। और जिस त्रिज्यानुपात पर उसकी क्रिस्टल जालक संरचना की समन्वय संख्या परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं सीमांत त्रिज्यानुपात। ठीक है, त्रिज्यानुपात से किसी भी क्रिस्टल में एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है और एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा हुआ है, उसकी समन्वय संख्या के बारे में जानकारी मिलती है और उसकी क्रिस्टलीय संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात का मान 0.225 होता है, हम ये निकालेंगे। चतुष्फलकीय के लिए 0.225, अष्टफलकीय के लिए 0.414 होता है त्रिज्यानुपात, और घनीय संरचना के लिए होता है 0.732। ये त्रिज्यानुपात है। चतुष्फलकीय के लिए 0.225, अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात 0.414, और घनीय संरचना जिसमें 8 कोनों पर 8 कण हैं ऋणायन और एक सेंटर में धनायन है। ठीक है, एक धनायन सेंटर जो है वो 8 कोनों पर 8 ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ है, उसे कहते हैं घनीय संरचना, और उसका त्रिज्यानुपात है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 0.732। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम
चतुष्फलकीय संरचना जो है, चतुष्फलकीय संरचना के लिए हम त्रिज्यानुपात की गणना करेंगे स्टूडेंट। चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात की गणना करेंगे। चतुष्फलकीय संरचना के लिए RR की गणना, त्रिज्यानुपात की गणना। ठीक है स्टूडेंट, एक चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। पहले एक घन बनाया हमने, इसके सेंटर में एक धनायन है पॉजिटिव, और 4 चतुष्फलकों के सेंटर पर एक चतुष्फलक है, उसके सेंटर पर, उसके कोनों पर 4 ऋणायन व्यवस्थित हैं। इस प्रकार से एक चतुष्फलक बन गया स्टूडेंट, और ये धनायन सेंटर में है, ये मान लेते हैं धनायन है, और यहाँ से इसको इस प्रकार से, ये धनायन है और ये 4 ऋणायन है। ठीक है स्टूडेंट, ये चतुष्फलक बन गया। ये धनायन जो है ये 4 ऋणायनों से घिरा हुआ है, डैश डैश करके इसको इंडिकेट कर देते हैं। एक ऋणायन ये रहा, एक ऋणायन ये रहा, एक ऋणायन ये रहा और एक ऋणायन ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक चतुष्फलकीय संरचना बन गई। चतुष्फलकीय संरचना में 4 कोनों पर 4 ऋणायन है और सेंटर में एक धनायन है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान रख दे जैसे ये O और ये P, C, E और ये D, F। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनकी भुजाएं तो सबकी समान हैं, घन की भुजाएं सबकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPCE और DF, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं F। तो OPD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है स्टूडेंट, तो OD का वर्ग जो होगा, OD कर्ण है, कर्ण का वर्ग होगा OP का वर्ग प्लस में PD का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ऋणायन है, यहाँ ऋणायन है, यहाँ ऋणायन है, यहाँ ऋणायन है, बीच में धनायन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ऋणायन है तो ऋणायन की त्रिज्या R नेगेटिव, ये ऋणायन है तो इसकी त्रिज्या R नेगेटिव, ये गोला यहाँ पर आएगा इस प्रकार से। तो ये PC की बात करें तो ये R नेगेटिव है, और ये DP की बात करें तो ये R नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ ऋणायन जो इतना कवर करेगा, ऋणायन इतना कवर करेगा, यहाँ पर है ऋणायन और एक ऋणायन यहाँ इतना कवर करेगा, एक ऋणायन यहाँ है और एक ऋणायन यहाँ है। तो ये DC की बात करें तो R नेगेटिव, एक गोले की त्रिज्या R नेगेटिव और दूसरा गोले की त्रिज्या R नेगेटिव, तो 2R नेगेटिव के बराबर हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही DA की बात करें तो R नेगेटिव, एक गोले की त्रिज्या R नेगेटिव, दूसरे गोले की त्रिज्या R नेगेटिव, तो R नेगेटिव और R नेगेटिव AD बराबर होगा 2R नेगेटिव के। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये त्रिभुज ले लिया ODP में या OPD में, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग OD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग PD का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो PD है, ये PD जो है ये R नेगेटिव के बराबर है स्टूडेंट, क्योंकि ये PD जो है इसमें ये एक ऋणायन आ रहा है, गोला आ रहा है ऋणायन का, उसकी त्रिज्या है R नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तथा OP जो है ये OP आधा है CE का, 1/2 CE या, और CE बराबर है DF, तो ये हो जाएगा 1/2 DF। क्योंकि CE बराबर DF है, घन की सारी भुजाएं समान हैं, तो OP आधा है, OP आधा है CE का या OP आधा है DF का, क्योंकि CE बराबर DF है तो OP आधा है CE का या OP आधा है DF का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे DCF में। अब त्रिभुज DCF में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग DC का वर्ग बराबर CF का वर्ग प्लस में DF का वर्ग,
स्टूडेंट चूंकि CF बराबर DF है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2DF, क्योंकि घन की भुजाएं बराबर है, CF बराबर DF है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DC का वर्ग बराबर 2DF का वर्ग, क्योंकि CF और CF 2DF और इसका वर्ग CF का वर्ग और DF का वर्ग बराबर है, CF बराबर DF। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं DF निकालें, इसको यहां सॉल्व करते हैं। या 2DF बराबर DC का वर्ग या DF स्क्वायर बराबर DC का वर्ग, और ये दो जो है नीचे आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर वहां ले जाओ, या DF बराबर स्क्वायर वहां ले जाओगे तो DC स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √2, और DC का जो मान है ये DC है, तो एक गोला यहां है और एक गोला यहां पर आ रहा है, तो R नेगेटिव और R नेगेटिव, तो DC बराबर है, चूंकि DC बराबर है 2R नेगेटिव, तो DF बराबर 2R नेगेटिव बटे में √2। स्टूडेंट हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है ये, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में 2 की पावर 1 बटे 2, तो DF को हम लिख सकते हैं 2R नेगेटिव को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में R नेगेटिव बटे में, और √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे 2, क्योंकि √2 का मतलब होता है 1 बटे 2, 2 की पावर 1 है, इसको टुकड़ों में आधे आधे में लिख दिया हमने, 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा 2 की पावर 1 बटे 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, 2 की पावर 1 बटे 2 को √2 लिख सकते हैं और गुणा में R नेगेटिव, तो DF का मान आ गया हमारे पास 2√2R नेगेटिव। हमें यहां पर OP बराबर है, OP जो है वो बराबर है 1 बटे 2 DF के, तो DF का आधा और कर दो, DF का आधा कर दो तो वो OP के बराबर हो जाएगा, या DF का आधा कर दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो, √2R नेगेटिव में 2 का भाग दे दिया, दोबारा से DF बटे में 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा 2 की पावर 1 बटे 2, तो √2R नेगेटिव बटे में 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में 2 की पावर 1 बटे 2, तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 बटे 2 से ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा R नेगेटिव बटे में 2 की पावर 1 बटे 2 को लिख सकते हैं √2, तो हमारे पास DF बटे 2 का मान आ गया R नेगेटिव बटे √2। DF बटे 2 बराबर होता है OP के, तो OP का मान हमारे पास आ गया, तो OP बराबर आ गया R नेगेटिव बटे में √2। अब हमारे पास OP का मान आ गया, हमारे पास PD का मान भी है, PD का मान R नेगेटिव है, तो इसमें मान रख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, हमारे पास समीकरण क्या थी स्टूडेंट, समीकरण थी हमारे पास OD का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस में PD का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, OD बराबर है, एक गोला बीच में है OD, जो गोला था वो इस प्रकार से बन रहा था स्टूडेंट, ये तो यहाँ ऋणायन है और यहाँ धनायन है, यहाँ ऋणायन, तो इन ऋणायन की त्रिज्या R नेगेटिव और धनायन की त्रिज्या R पॉजिटिव, तो ये OD है, तो OD बराबर क्या हो जाएगा R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव। OD बराबर है R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव का वर्ग, OP का मान हमने निकाल दिया R नेगेटिव बटे में √2 का वर्ग, और PD का मान निकाल लिया R नेगेटिव का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव का वर्ग बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो R नेगेटिव स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म तो 2 प्लस में R नेगेटिव स्क्वायर, आधा R नेगेटिव स्क्वायर और पूरा R नेगेटिव स्क्वायर, आधा और 1 हो जाएगा 3 बटे 2, तो R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा 3 बटे 2 R नेगेटिव स्क्वायर, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव बराबर √3 बटे 2
स्क्वायर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा आर नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आर नेगेटिव को वहाँ ले जाते हैं तो ये बच्चा आर पॉजिटिव बराबर √3/2 आर नेगेटिव माइनस में इस आर नेगेटिव को वहाँ ले गए, पक्षांतरण किया तो यह गया आर नेगेटिव को कॉमन लिया, आर नेगेटिव बराबर √3/2, आर नेगेटिव से आर नेगेटिव खत्म और यहाँ माइनस बचा 1, या इस आर नेगेटिव को नीचे लेके आओ तो आर पॉजिटिव बटे में आर नेगेटिव बराबर इसका मान आ जाता है √3/2 का मान आता है 1.225 माइनस में 1 तो ये आ जाएगा 0.225। ठीक है स्टूडेंट, ये आर पॉजिटिव बटे आर नेगेटिव धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात है 0.225। ये आता है चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.225। ठीक है स्टूडेंट, हमने ओडी बता दिया था, आर पॉजिटिव सेंटर में आर पॉजिटिव है और डी पॉइंट पर आर नेगेटिव है तो आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस मिलम का वर्ग। ओपी का मान हमने निकाल लिया था आर नेगेटिव बटे में √2 इसका वर्ग, और पीडी बराबर का मान निकाल लिया था आर नेगेटिव का वर्ग, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आर नेगेटिव का वर्ग बटे में 2 प्लस में आर नेगेटिव का स्क्वायर, आधा और 1 आर नेगेटिव ये होता है 1.5 का मतलब 3/2 आर नेगेटिव स्क्वायर, इसको स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो √3/2 आर नेगेटिव स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर नेगेटिव को पक्षांतरण करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो √3/2 माइनस 1 और आर नेगेटिव को फिर यहाँ पे लेके आएंगे बटे में आ जाएगा √3/2 का मान होता है 1.225, 1 घटाएंगे 0.225। इस प्रकार से ये चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। ठीक है स्टूडेंट, अष्टफलकीय संरचना में क्या होता है स्टूडेंट, संरचना इस प्रकार से अष्टफलक बनता है, एक धनायन सेंटर में है और 6 ऋणायन कोनों पर है। यहाँ ऋणायन है वर्ग के 4 ऋणायन वर्ग के 4 कोनों पर, एक वर्ग के ऊपर एक वर्ग के नीचे, इनको मिला दो, इसको इससे ऐसे, इनको वर्ग के चारों कोनों के कणों से मिला दिया, इसको भी वर्ग के चारों कोनों के कणों से मिला देंगे, ऐसे ही अष्टफलक बन गया। तो हमें अष्टफलक में एक वर्ग लेना है क्योंकि हमें धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो ऊपर वाले गोले को और नीचे वाले गोले को हम नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो धनायन की त्रिज्या धनायन सेंटर में है और 6 ऋणायन 6 कोनों पर हैं, जिनमें से 4 वर्ग के कोनों पर हैं, एक वर्ग के तल के ऊपर एक वर्ग के तल के नीचे है। तो हम वर्ग के 4 कोनों वाले गोलों को दिखाएंगे इस प्रकार से, वर्ग के ऊपर और वर्ग के नीचे वाले गोलों को नहीं दिखाएंगे। से ये है, एक ऋणायन यहाँ है, एक ऋणायन यहाँ है, एक ऋणायन यहाँ है और एक ऋणायन है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, और बीच में है, बीच में जो है धनायन है यहाँ पर सेंटर में, इसकी त्रिज्या आर नेगेटिव आर नेगेटिव आर नेगेटिव आर नेगेटिव, ये ऋणायन, एक ऋणायन यहाँ, एक ऋणायन यहाँ और एक ऋणायन यहाँ, बीच में है धनायन। ओ मान लेते हैं स्टूडेंट और एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको कोने से मिलाया ओ, तो ओ ए बी। ठीक है स्टूडेंट, ओ ए बी ये धनायन सेंटर में 4 ऋणायन वर्ग के 4 कोनों पर है, एक ऋणायन वर्ग के ऊपर है, एक ऋणायन वर्ग के नीचे, जब भी अष्टफलक बनेगा। वर्ग के ऊपर और वर्ग के नीचे वाले ऋणायन को हमने शो नहीं किया है। तो त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस में ओ बी का वर्ग, यहाँ धनायन यहाँ ऋणायन,
तो ए बी यहाँ ऋणायन तो एक ऋणायन की त्रिज्या आर नेगेटिव, दूसरे ऋणायन की त्रिज्या आर नेगेटिव, तो ओ बी बराबर हो जाएगा 2r नेगेटिव। आर नेगेटिव और आर नेगेटिव, एक ऋणायन की त्रिज्या दूसरे ऋणायन की त्रिज्या, आर नेगेटिव और आर नेगेटिव 2r नेगेटिव का वर्ग, ओ ए का वर्ग, ओ ए यहाँ धनायन है और यहाँ ऋणायन है, तो ओ ए बराबर इसमें धनायन भी आ रहा है और ऋणायन भी आ रहा है, तो धनायन की त्रिज्या प्लस में ऋणायन की त्रिज्या प्लस में ओ बी धनायन भी आ रहा है ऋणायन भी आ रहा है, तो धनायन की त्रिज्या प्लस में ऋणायन की त्रिज्या का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, या इसको हम लिख सकते हैं 2r नेगेटिव का वर्ग बराबर 2, दो बार आ गए r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव का स्क्वायर दो बार है, तो 2r पॉजिटिव प्लस में r नेगेटिव का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r नेगेटिव बराबर √2 और स्क्वायर हट जाएगा r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव ओनली। ठीक है स्टूडेंट, अब ये गुणा में हो रहा है √2, ये नीचे आएगा इसके, या इसको यहां सॉल्व करते हैं, या r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव बराबर ये √2 इसके नीचे आ जाएगा 2r नेगेटिव बटे में √2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में 2 की पावर 1 बटे 2 गुणा में r नेगेटिव, और √2 को लिखते हैं 2 की पावर 1 बटे 2, √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ 1 बटे 2, या r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव 1 बटे 2 से 1 बटे 2 खत्म, 2 की पावर 1 बटे 2 का मतलब होता है √2 और r नेगेटिव बराबर r पॉजिटिव प्लस में r नेगेटिव, पक्षांतरण करेंगे r नेगेटिव यहाँ लेके आए तो r पॉजिटिव बराबर √2 r नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस r नेगेटिव, कॉमन ले लिया हमने r नेगेटिव, तो √2 r नेगेटिव से r नेगेटिव खत्म -1 बराबर r पॉजिटिव, या r नेगेटिव को वहां लेके जाएं तो बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 -1 बराबर r पॉजिटिव बटे में r नेगेटिव, √2 का मतलब होता है 1.414 माइनस 1 बराबर r पॉजिटिव बटे में r नेगेटिव, 1.414 में से एक गया तो ये आ गया 0.414, तो अष्टफलकीय संकुल के लिए त्रिज्या अनुपात का मान आ गया 0.414। ठीक है, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात 0.414। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ स्टूडेंट जो बातें समझाई गई हैं वो समझ में आई होंगी। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, शेयर करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।